जय हिंद बच्चों। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बिल्कुल नया टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लाइफ प्रोसेस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और उस प्रोसेस का नाम होने वाला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब बहुत सारे बच्चों से हम लोग एक बार हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। बच्चों बोलते हैं, ये ब्रीथिंग है ना। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। रेस्पी देखिए, ब्रीदिंग जो है ना वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। मतलब रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग तो है ही है, उसके साथ में और कुछ भी है। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रेस्पिरेशन, हम ब्रीदिंग क्या करते हैं, हम ब्रीदिंग में ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं, है ना। अब उस ऑक्सीजन का आगे क्या, उस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आगे क्या करती है, ये हमें समझाएगा रेस्पिरेशन। देखिए जब भी हमारी बॉडी में हम कोई फूड लेते हैं, हमने न्यूट्रिशन, हमने फूड लिया, तो हमारी बॉडी में वो फूड बहुत ही सिंपल फॉर्म में जाके स्टोर होता है। उसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं उसे हम? ग्लूकोज। इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो हम रेस्पिरेशन में यूज करने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में फूड गया है, जो भी हमारे सेल्स ने फूड एब्जॉर्ब किया है, वो फूड बाहर से आने वाली ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और हमें एनर्जी देता है। इसका मतलब रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग तो है ही है, हम लोग ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं, साथ में उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, जो बेसिक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो हमारा फूड है, बेसिक फूड है, वो ऑक्सीडाइज भी होता है। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? इट इज बेसिकली द, along with breathing, it is basically the oxidation of food। ठीक है, समझ आ रहा है? तो रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड along with the release of large amount of energy, along with the release of large amount of energy। समझ पा रहे हैं? तो रेस्पिरेशन में कोई आपको बोले कि भैया ब्रीदिंग है, आप लोग यस है, साथ में क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी है। ऑक्सीडेशन ऑफ क्या है? फूड भी है। और भी कौन सा फूड? बहुत ही सिंपल, उसको हम बोलते हैं अपना ग्लूकोज, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, अब जो हमारा रेस्पिरेशन है ये दो टाइप का है। एक तो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक, एना की स्पेलिंग भूल गए हम, कोई बात नहीं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, मैं रेस्पिरेशन लिख दूं शॉर्ट में, चलेगा? तुम मत लिख देना, पता लगेगा बोल क्या जाओ, ऐसे लिखो, हाँ ऐसे लिखो। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं होगी। मतलब एरोबिक वो फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब इसमें ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं होती। जबकि एनारोबिक ऐसा फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, और इसमें हाँ, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो एनर्जी निकलती है वो बहुत बड़ी होती है, काफी लार्ज होती है, 38 ATP के आसपास होती है। ठीक है, एनारोबिक क्या होता है? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जनरली इसे बुक में और बुकिश लैंग्वेज में और नोट्स में ऐसे ही लिखा जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट आप खुद सोचिए हम बोल क्या रहे हैं, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ और वो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ये क्या मजाक कर रहे हैं हम लोग? इसका मतलब देखिए सुनिए, इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल गायब नहीं होती, लिमिटेड होती है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती तो है बट बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए बेसिकली इसे एनारोबिक कहते हैं। और बुक्स के अंदर बिल्कुल ऐसा बोला जाता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इट इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है और इसमें जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो भी हमें काफी छोटी एनर्जी मिलती है, स्मॉल एनर्जी मिलती है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक के अंदर। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एरोबिक का बहुत प्यारा समझना एग्जांपल देता हूँ और इसे कैसे लिखना है और हमने किस तरीके से मैंने आपको लिखा है। देखिए हम जो है, हम जो है, देखिए ये ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, एक प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं उसे? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब जो ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ध्यान रखिए इसमें के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। साफ साफ लिखने के लिए हमारा 3 बार लिखना होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकेज। ठीक है, लिसिस मतलब होता है ब्रेकेज। कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती इसके लिए, नो O2। और ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद बनता है हमारा एक मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं पाइरूवेट। क्या बोलते हैं इसे हम? पाइरूवेट।
ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ध्यान से देखिए, ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये टूटा तो कितने कार्बन मॉलिक्यूल बन गया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। फिर एक और प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं इसे हम? क्रेब साइकिल। ये होता है विद O2, मतलब इसमें O2 चाहिए होता है, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर हमारा बनता है CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। देखो, जब आप मेरे पास कार्बन कंपाउंड्स पढ़ोगे तो हम लोग क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली इस कंपाउंड्स का सीधा ये बनाना सीखते हैं, उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। आप सीखोगे वो तो बात की बात है। तो आप लोग समझ रहे हैं किस तरीके से ये देखो 3 कार्बन मॉलिक्यूल और टूटा, या सिर्फ 1 कार्बन मॉलिक्यूल बच चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है आपकी एरोबिक रिएक्शन। ठीक है, कैसे समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कहीं पर ये देखिए सिस्टम में देखिए कंप्लीट ऑक्सीजन आ चुकी है। अब इसे लिखना है कैसे? इसे लिखने का तरीका ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन द अबव रिएक्शन, पहले हिंदी में समझते हैं यार। इस रिएक्शन में क्या हुआ? 6 कार्बन मॉलिक्यूल का सब्सटेंस था ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान, जिसमें हमने बिल्कुल ना के बराबर ऑक्सीजन दी साइटोप्लाज्म में, ये टूटा एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं प्यार से पायरुवेट। कहते हैं पायरुवेट। फिर ये जो पायरुवेट था, क्रेब साइकिल के दौरान काफी इसको छप्पा ऑक्सीजन मिली माइटोकॉन्ड्रिया में, ये बना एक कार्बन मॉलिक्यूल CO2 H2, साथ में इसने हमें कुछ एनर्जी भी दी 38 ATP। 38 ATP विच इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ATP हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, याद कीजिए, फोटो फॉस्फोरिलेशन ADP प्लस IP इज इक्वल टू ATP एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, जो मैंने आपको लाइट टेक्स्ट में पढ़ा दिया है ना। अब इसे इंग्लिश में लिखते हैं टू इंग्लिश में, इन एरोबिक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन the respiratory substrate, that is glucose, is broken down into a 3 carbon molecule, that is pyruvate, during the process of glycolysis in cytoplasm. ठीक है, and further this 3 carbon molecule pyruvate is broken down during the process of Krebs cycle in mitochondria in the presence of oxygen to form a 1 carbon molecule carbon dioxide along with the release of 38 ATP of energy. तो बिल्कुल आप इतनी सीधी और सरल भाषा में, मैंने आपको तो नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एरोबिक हो गया। अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं एनारोबिक, तो एनारोबिक हम लोग 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, जो कि फर्मेंटेशन होता है, और एक हम पढ़ते हैं ह्यूमन मसल्स में। आप लोग याद कीजिए, मतलब याद कीजिए, आप लोग सबको आइडिया होगा, जब कभी क्या होता है बचपन में, अभी भी हम लोग जब खेलते हैं और हम खूब भागते भागते हैं, तो सडनली क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। हम ऐसे सांस लेते हैं, बहुत तेज से हम सांस लेते हैं। वो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम रिक्वायरमेंट है, और उतना हमको ऑक्सीजन मिल नहीं पाता। तो होता क्या है, हमारे ह्यूमन मसल्स के अंदर कंप्लीट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, तो वहां होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन तो होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं हो पाता। तो वो हमारी मसल्स में कहीं ना कहीं एक एसिड बनता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द भी होता है, हल्का दबाएंगे तो दर्द भी होता है, समझ रहे हैं? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में होता है, हमारी मसल्स में होता है, समझ रहे हैं? वो भी कब? जब हम अपना रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब हम ह्यूमन एक्टिविटीज जो है बढ़ा देते हैं बहुत तेजी से। तो उन दोनों में ही ये प्रोसेस यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ तक तो बिल्कुल क्या है? सेम है। अब आपको बस इतना समझना है कि ये प्रोसेस आप किसके लिए लगा रहे हैं, बायो सेम है। उसके बाद अगर आप ह्यूमंस के लगा रहे हैं तो इस टाइप से, प्लांट्स के लगा रहे हैं तो इस टाइप से। मैंने उन दोनों के अलग अलग डायरेक्शन दी हुई है, यहीं से इधर निकली, यहीं से उधर निकली। आपको नोट्स उस तरह से लिखने हैं जैसे मैंने आपको कॉपी में दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस प्रोसेस को नाम दे दें फर्मेंटेशन, क्या नाम दे दें? फर्मेंटेशन। बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं दें, नो। तो ये किसमें होता है? ये होता है प्लांट्स में। इसमें क्या बनता है? इसमें कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं C2H5OH प्लस 2 ATP। इसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इसे इथेनॉल। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोसेस है जिससे हम लोग इथेनॉल यानी कि अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड है, आप कार्बन कंपाउंड्स 4 चैप्टर में पढ़ेंगे मेरे साथ। तो ये एक अल्कोहल फैमिली होती है। बोलो यार, OH किसको इंडिकेट करता है? अल्कोहल को। 2 मतलब होता है इथ, इनके नाम होते हैं। 2 मतलब इथ, 3 मतलब प्रोप, 4 मतलब ब्यूट। इस तरह से इनकी सीरीज के नाम होते हैं। तो ये 2 है तो इथ है, और अल्कोहल है तो इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल है। सब सीख जाओगे, नाम लगाना बहुत ईजी है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा पूरा समझ आ रहा हूँ मैं किस तरह से बता रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, समझ आ रहा है? बोलो यार। तो अगर प्लांट्स है तो इथेनॉल बनता है अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ 2 ATP ऑफ एनर्जी। वही इंग्लिश आप फिर से यहाँ से इंग्लिश कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इस तरह से करते हैं। तो ये किसमें हुआ है? प्लांट्स में। ये वाला प्रोसेस किसमें है? प्लांट में। अब बात करते हैं ह्यूमन मसल्स की। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन मसल्स की। इसमें भी आपको ऑक्सीजन नहीं देनी, देना पड़ेगा। इसमें आपको ऑक्सीजन नहीं देनी। इसमें बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड है। आप बोलोगे 3 से 3 मिलता है, लेकिन ये काफी सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का साथ में एनर्जी मिलती है, वो भी बहुत कम, ना के बराबर, इसलिए हमारी बॉडी थक जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल वही टूटी फूटी इंग्लिश में
In this, the respiratory substrate that is glucose is broken down into 3 carbon molecule pyruvate in this process of glycolysis along this. And after the process of fermentation, this is broken down into a 2 carbon molecule compound, 2 carbon molecule compound that is ethanol along with the release of small amount of energy in plants and in lactic acid along with the release of small energy in human muscles. ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो मैंने बेसिक चीज बताई एरोबिक एनारोबिक का फर्क आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा आप लोगों को पता होगा, हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोगों को बताइए कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है। ये जो 6 दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं इनको? नोस्ट्रिल्स। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर बताया नोज एंड नोस्ट्रिल सबसे पहला फंक्शन है। ठीक है, क्या है नोज? नोज इज अ मस्कुलर कार्टिलेजिनस ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द फेस। इट हैज 2 होल्स व्हिच आर नोन एज नोस्ट्रिल्स। ठीक है, और इन ये वो नोस्ट्रिल ही है जिनके थ्रू एयर एंटर या क्या करती है, एग्जिट करती है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट हम गए थे फैरिंक्स की तरफ। नेक्स्ट पार्ट था फैरिंक्स। फैरिंक्स बेसिकली क्या है? इट इज अ कॉमन ऑर्गन। ठीक है, ये फूड, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कॉमन ऑर्गन है। ये कुछ ज्यादा खास के यूज नहीं। अब आते हैं बात में लैरिंक्स के ऊपर। लैरिंक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैरिंक्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। और लैरिंक्स की बात करते हैं, लैरिंक्स की बात में ऐसे 2 तरह से थिन कॉर्ड होती है। क्या होती है? लैरिंक्स पे 2 थिन कॉर्ड होती है और जैसे ही इससे हवा निकलती है, क्या निकलती है इससे? हवा। जैसे इससे हवा निकलती है ऐसे वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। देखो, जब मैं बोल रहा हूँ, जब आपको बोलना कुछ भी बोलना और यहाँ पर हल्का सा हाथ लगाना, आपको लगेगा, आपको फील होगा यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये उसी कॉर्ड की वजह से हो रहा है। जैसे उस कॉर्ड में से हवा निकलती है और वो हवा की वजह से कॉर्ड वाइब्रेट होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड एनर्जी। तो लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट कंटेन्स 2 थिन कॉर्ड्स व्हिच वाइब्रेट व्हेन द एयर पासेस थ्रू इट और व्हेन द एयर रशेस थ्रू इट। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की, ये जो है ब्रोंकाई। बेसिकली ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई जो हमारा ट्रैकिया है उसको हमारे लंग्स से कनेक्ट करते हैं और लंग्स के अंदर जाने पे ये डिवाइड हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बनाते हैं ये? ब्रोंकियोल्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम लंग के अंदर जाते हैं हमको एक और पार्ट मिलता है, उसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एल्वियोली क्या है? एल्वियोली जो है ये इलास्टिकेट ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? इलास्टिकेट ऑर्गन है। और इसकी जो वॉल्स हैं, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज है ब्लड के साथ, मतलब ब्लड में जो भी ऑक्सीजन जाना है और ब्लड से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, वो सारा एल्वियोली की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो होता क्या है बेसिकली? एल्वियोली आप समझ सकते हैं कुछ इस टाइप से, हल्का आप समझने की कोशिश करें उस बात को। ठीक है, तो एल्वियोली की जो भी वॉल्स है उसकी वॉल में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि वहां से ब्लड लेके आती हैं और यहाँ से ये ऑक्सीजन लेके आता है। तो फिर उधर O2 उधर हो जाता है और CO2 अंदर आता है। तो समझ रहे, मतलब बेसिकली O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो उसके लिए एल्वियोली ही रिस्पॉन्सिबल है। और एल्वियोली एक इलास्टिकेटेड ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? इलास्टिकेटेड, जो कि स्ट्रेच हो सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत बेसिक मैंने आपको नोट्स आपको पूरे प्रोडक्ट में, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो इसकी। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे लंग्स। ठीक है, तो कोई वजह से बोले भाई लंग्स की शेप क्या है? हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? दो फेफड़े होते हैं। थोड़ा तेज चल रहा हूँ मैं। हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं, फेफड़े। ठीक है, इसका जो अगला वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ना, उसको इंपॉर्टेंट है पक्का। ठीक है, लंग्स इस टाइप के होते हैं हमारे, कोनिकल, ऐसे ऐसे, मतलब इतना भी नहीं ज्यादा, कुछ ऐसे ऐसे कोनिकल। 2D में तो 3D होते हैं, तो लंग्स हमारे कोनिकल। दो वी हैव 1 पेयर ऑफ lungs and they are conical in shape ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, ज्यादा आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और लंग्स होते हैं हमारे एक मसल से अटैच होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, लास्ट हमारा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा बेसिकली डायफ्राम। ठीक है, देखिए डायफ्राम का पर्पस क्या होता है? डायफ्राम बेसिकली लंग्स को नीचे सपोर्ट देता है, और जब हम इनहेल करते हैं, साइज बढ़ गया, डायफ्राम फ्लैट हो गया। डायफ्राम क्या हो गया है? फ्लैट। और थोरैकिक कैविटी, जो हमारे लंग्स के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, हमारे रिब्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं थोरैकिक कैविटी। मैंने इनहेल किया ना, डायफ्राम ऊपर की तरफ आया, इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर की तरफ आई और साइज बढ़ गया चेस्ट थोरैकिक कैविटी का। अब मैं एक्सहेल करूंगा, एक्सहेल करते जो डायफ्राम है वो कोन शेप्ड का होता है। कैसा होता है? कोन शेप्ड का होता है। ठीक है, और मसल्स मेरी रिलैक्स करती हैं और थोरैकिक कैविटी का साइज डिक्रीज होता है। ये जो इनहेल और जो एक्सहेल है, इसके पीछे बहुत तगड़ी फिजिक्स है। इनहेल एक्सहेल के पीछे वही फंडा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, कैसे एयर अंदर जा रही है, कैसे एयर बाहर जा रही है, आपको अगली वीडियो में प्रॉपर ढंग से समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज मैंने आपको जो बहुत सारे नोज, लैरिंक्स, फेरिंक्स और बहुत ज़्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली आता है एरोबिक, एनारोबिक और सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो लर्निंग्स फैमिंग से तो बहुत सिंपल है, आपको नोट्स मिलता है, आप नोट्स से वैसे समझ आते हैं, पर मैंने फिर भी ऐसे ही बस छोटा सा उसके लिए कवर कर दिया कि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, और वो होने वाला है, पहला हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। किस देखिए मैकेनिज्म ब्रीदिंग के अंदर आप सोचेंगे बस सांस लिया और छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। हम सांस लेते हैं, फटाफट एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक है, मतलब O2 हमारे ब्लड में जाती है और CO2 हमारे ब्लड से बाहर आती है, और फिर हम CO2 बाहर छोड़ते हैं। कितना स्पीड से हो रहा है देखिए, O2 भी मिक्स हो गई, CO2 छोड़ दी। तो हमको लगता है मैकेनिज्म ब्रीदिंग हम लोग O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, बट हम कहीं ना कहीं एक्सचेंज को छोड़ देते हैं, और वही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो उसको हम अपन लोग क्या है बड़ा ही डिटेल में पढ़ेंगे और बड़े मस्त तरीके से पढ़ेंगे। और फिर हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।